गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें सबसे बड़े घटनाक्रम पर आज नजर डालेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। पर्यटन और संस्कृति को सहेजने का प्रयास आज होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएस से जुड़ा आतंकवादी जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ साथ खबरें खेल से जुड़ी होने वाली हैं, क्योंकि 9 मार्च का इंतजार आप सभी को है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड फाइनल फाइट में एक दूसरे के सामने भिड़ने वाले हैं। बताएंगे आपको इससे जुड़ी भी तमाम खबरें। इसके अलावा खबरें होंगी कारोबार जगत से भी, साथ ही साथ नजर डालेंगे मौसम के हाल पे भी और अखबारों की सुर्खियां भी होने वाली है। तो पूरा पावर पैक शो रहने वाला है अगले 1 घंटे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। बब्बर खालसा का आतंकवादी आज तड़के उत्तर प्रदेश के कौशांबी से गिरफ्तार। जर्मनी में बैठे अपने आका और आईएसआई के संपर्क में था लाजर मसीही। पिछले साल पंजाब में न्यायिक हिरासत में हुआ था फरार। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर। मुखवा में मां गंगा का करेंगे दर्शन पूजन। पैदल यात्रा और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्षिल में होगी जनसभा। लंदन में कश्मीर से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री का बयान। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से कश्मीर के हिस्से की वापसी होते ही हल हो जाएगा कश्मीर का पूरा मसला। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों पर सख्ती। जगह जगह किसानों का प्रदर्शन। जाम के कारण लोगों की बड़ी परेशानी। और खेल की खबरों में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रविवार को भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त। मिलर का शतक भी नहीं आया काम। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश से ये खबर आ रही है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी को उत्तर प्रदेश के कौशांबी से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया गया, जहां लाजर मसीह है उस आतंकवादी का नाम जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और लाजर मसीह जो है जर्मनी में बैठे अपने आका और आईएसआई के संपर्क में था। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि सुबह सुबह लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता यहां मिली है। कई हथियार लाजर मसीह से बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 हथगोले, 2 सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 विदेशी कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके साथ साथ एक सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी लाजर मसीह से मिला है। यह आतंकवादी यानी कि लाजर मसीह 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत में होते हुए वहां से भाग गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया और आज सुबह तड़के लाजर मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, बीकेआई और आईएसआई के साथ इसके लिंक है। और क्या क्या बड़े लिंक है और क्या नेटवर्क है, इसका विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जब उत्तर प्रदेश सो रहा था तब एसटीएफ जो थी एक्शन मोड में थी और सुबह सुबह एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है पंजाब पुलिस के समर्थन के साथ। यहां लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया है। कितना बड़ा नेटवर्क है, जर्मन से जुड़े इसके लिंक बताए जा रहे हैं, आईएस से जुड़े इसके लिंक बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है ये एसटीएफ के लिए, पुलिस के लिए। और पुलिस ने इसको आज सुबह 3:20 पर कौशांबी जनपद के कोकरास थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। और इसके पास से जो सामान बरामद हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके की ये मंशा वाला ये व्यक्ति था। इसके पास से 2 जो डायनामाइट पाए गए हैं। ये सब चीजें बता रही हैं इतनी संदिग्ध परिस्थिति में ये वहां रह रहा था और ये एसटीएफ के लिए बड़ी सफलता है। इसके कहीं ना कहीं संपर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ साथ आईएसआई के एजेंट के भी साथ थे। तो कहीं ना कहीं
एक कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ये लोग रहते हैं। और जी। इससे पहले भी खुफिया रिपोर्टों में खुलासा हुआ था कि कहीं न कहीं जो हमारे धार्मिक स्थलों पर एक अटैक हो सकता था, तो इसके साथ उससे भी जुड़े हुए माने जा सकते हैं। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की टीम ने जो इसे पकड़ा है, इसके बाद तमाम पूछताछ के बाद तमाम सारी और बातें पता चलेंगी, लेकिन निश्चित रूप से ये दुर्दांत अपराधी को पकड़ना एक बड़ी सफलता है, जो कि सितंबर माह से ही फरार हो गया था न्यायिक हिरासत से। अब एसटीएफ की कार्रवाई में इसे पकड़ा गया है, ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। इससे पहले भी अगर विकास बात करें तो 23 फरवरी को पंजाब पुलिस ने 2 ऑपरेटिव्स बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े उनको भी हिरासत में लिया था। ऐसे में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े आतंकवादी लगातार पुलिस की नजर पर हैं और पुलिस इस समय एक्शन मोड पर है। जी बिल्कुल, पुलिस एक्शन मोड पे है और लगातार पुलिस अपनी खुफिया जानकारी के अनुसार इसका कई दिनों से सुराग लगा रही थी। उसी में पुलिस को सफलता मिली जब इसको कल कौशाम्बी जनपद में पकड़ा गया है। यूपी एसटीएफ लगातार इन सब चीजों पर बाकायदा नजर बनाए रखती है, किस तरीके से कोई संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर रह रहा हो, काम कर रहा हो, उस पर बाकायदा नजर बनाए रहती है। उसी की सफलता का ये नतीजा है कि इस बड़े अपराधी को, आतंकवादी को पुलिस ने पकड़ा है और इसके पास से जो संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं, जो चीजें बरामद हुई हैं, ये इसके और इसके ग्रुप की मंशा को बताता है। ये जो मॉड्यूल्स है बब्बर खालसा का, इन लोगों को जो इनके आता है बैठ के क्या कुछ आगे करना है, आपको क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, इन सब चीजों पर वहां से फरमान जारी करते हैं और ये एक सामान्य आदमी बनकर आम भीड़ में रहते हैं। और ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है कि पुलिस इन पर यूपी एसटीएफ ने जो सफलता पाई है, उसके भी जो खुफिया विभाग है उसके लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि ये बड़ी सामान्य तरीके से रहते हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए काम किया करते हैं। अब जब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, इससे तमाम सारी जानकारियां यूपी एसटीएफ को मिलेंगी, पंजाब पुलिस को मिलेंगी और इससे जुड़े और अन्य लोग हैं उनका भी पता चल सकेगा। कितना इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है इस आतंकवादी का, और पिछले साल भी ये न्यायिक हिरासत में होते हुए भाग पाने में कामयाब रहा था? देखिए, ये जो न्यायिक हिरासत से फरार हुआ था, तो इसके बाद से ही लगातार पुलिस इसका पीछा कर रही थी। ये यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसी के जानकारी के आधार पर कल ये कार्रवाई, आज सुबह ये कार्रवाई की गई है तकरीबन 3:20 पर। और न्यायिक हिरासत से फरार होना ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने ये आतंकवादी कितने खौफनाक इरादों वाला व्यक्ति था, जो तकरीबन 6 महीनों से ज्यादा फरार रहा है। और इस बीच ये कहां रहा, कौन कौन लोग इसको शरण दिए हैं, ये सारी बातें अब इससे पता चलेंगी, क्योंकि वहां न्यायिक अवरीक्षा से फरार होने के बाद ये पिछले 6 महीनों से कहां इसने पूरा समय बिताया और इसके आकाओं ने क्या क्या इसको आदेश दिए, क्योंकि ये मॉड्यूल्स उन्हीं के लिए काम करते हैं जो उनको बताते हैं, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार वहां ये लोग पहुंचते हैं और वहां इनको पर जो लोग संरक्षण देने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन लोग हैं, यह पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलेगी इसके पकड़े जाने के बाद। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को इस समय बड़ी सफलता मिलते हुए हमारे संवाददाता विकास सिंह इस समय में बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के पुलिस, एसटीएफ और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल का लजीर मसीह जो है उसको, उस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता विकास सिंह इस समय पूरी जानकारी दे रहे थे तफ्तीश के साथ कि किस तरीके से एसटीएफ को इस समय बड़ी सफलता मिली है। एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ नजर आ रही है। सुबह 3:20 पर इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। बड़े लिंक बताए जा रहे हैं। अब पुलिस ज्यादा छानबीन करेगी और तफ्तीश करेगी और जांच करेगी और पता लगाएगी कि इसके लिंक और कहां जुड़े हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं, आज एक और घटनाक्रम है जिस पर सभी की नजर है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई। खुद प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा को लेकर उत्साह जाहिर किया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आज विंटर टूरिज्म यानी कि शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए हर्षिल मुखवा क्षेत्र का दौरा करेंगे। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। गंगा घाटी का सीमांत टकनौर क्षेत्र ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार है। ये दौरा न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे उत्तराखंड के 4 धाम में शीतकालीन यात्रा बढ़ेगी और यहाँ के पर्यटन और तीर्थाटन को नए पंख लगेंगे। भागीरथी नदी के तट पर बसा हर्षिल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो मुखवा धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां शीतकाल में मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से विराजमान होती है।
पीएम ने खुद अपने उत्तराखंड दौरे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देवभूमि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इससे जहां धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं होम स्टे सहित कई स्थानीय व्यवसायों को भी फलने फूलने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अपने दूसरे पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुखवा में पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल के दर्शन को लेकर मैं बहुत उत्सुक हूं। ये पावन स्थल अपने आध्यात्मिक महात्म्य और अद्भुत सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, ये विरासत भी और विकास भी के हमारे संकल्प का एक अनुपम उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में पर्यटन को सशक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र भी किया। उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद हर्षिल में अपने परिवारजनों से संवाद करूंगा। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। सुबह करीब 10:40 पर वो एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। वो हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है। हजारों श्रद्धालु पहले ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था, होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना है। हम बहुत ही खुशी हैं, हम सब लोग बिल्कुल ललायत हैं कि मोदी जी पधारें। उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा के शीतकालीन प्रवास, मुखवा और हर्षिल के प्रस्तावित दौरे से भागीरथी घाटी के दर्जनों गांवों के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुशी व्यक्त की। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। जो 6 माह शीतकाल में जो हमारे दुकानदारों की दुकानें बिना व्यापार के रहती थी, टैक्सी वालों की, गाइड करने वालों की, अनेक प्रकार से जो यात्रा से जुड़े हुए, अब उनको पूरे 12 महीने आने वाले समय में काम मिलेगा। प्रधानमंत्री के विशेष दौरे का उद्देश्य 4 धाम में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां गंगा के शीतकालीन प्रवास, मुखवा व हर्षिल का दौरा खास इस लिहाज से भी है कि पीएम के आने से बद्री केदारनाथ धाम की तर्ज पर गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ धाम के विस्तारीकरण के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की सौगात की संभावना है। साथ ही क्षेत्र में जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए पीएम से काफी उम्मीदें हैं, जिससे यहाँ के तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। पीएम इस यात्रा के दौरान मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन और पूजा अर्चना करने वाले हैं। साथ ही हर्षिल में जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर हर्षिल के स्थानीय ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और होम स्टे सहित पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं, जहां वो सबसे पहले मुखवा मंदिर में आएंगे, जो मां गंगा का मुखवा मंदिर है। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं और काफ़ी उत्साहित हैं, जोश है उनको प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर के। आइए इनसे सीधा बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री यहाँ मुखवा मंदिर में आएंगे, कितना उत्साह, कितना जोश आप लोगों में है? हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री हमारे ग्राम मुखवा में शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में पधार रहे हैं। हमें, हमारे गांव को इसमें बहुत खुशी है और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम कल माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं और हमारे द्वारा उनका पूजा अर्चना की पूरी व्यवस्था की गई है। मां भगवती गंगा की पूजा सिरचुक से करेंगे। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे मुखवा गांव में आएंगे तो हम सब लोग उनके स्वागत के लिए तैयार है। और उनके आने से जब वो यहाँ से पूरे देश को और पूरे विश्व को संबोधित करेंगे तो अवश्य यहाँ पर पूरे पर्यटक और धार्मिक दृष्टि से जो भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो अवश्य लोग यहाँ पे आएंगे और मुखवा का चौमुखी विकास होगा। हमको इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। सब लोग, हम लोगों का उत्साह है कि मोदी जी आए, हम लोगों का मार्गदर्शन करें,
हमारा रोजगार बढ़े। हम समस्त ग्रामवासी, यहाँ के तीर्थ पुरोहित, हम लोग जो है आंखें देख रहे हैं, जैसा एक सपना होता है कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक सपने के समान हम देख रहे हैं कि हमारे वहाँ इतनी खुशी है कि हम इस बात का व्याख्या नहीं कर सकते आपसे। तो ये थे तमाम जो है मुखवा गांव के लोग, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने से निश्चित तौर से इन लोगों की में उत्साह है, जोश है, और कहीं ना कहीं जो साहसिक पर्यटक है और साथ ही शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। कैमरामैन सुनील के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, टीडी न्यूज़, मुखवा हरसिल, उत्तरकाशी। तो देवभूमि उत्तराखंड आज एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड आ रहे हैं। हमारे संवाददाता इस समय ग्राउंड जीरो हर्षिल से मौजूद है, उर्मिलेश भट्ट। आइए सीधा उनका रुख करेंगे। उर्मिलेश, इस समय हर्षिल सज संवर कर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ एक दौरे के रूप में नहीं देखा जा रहा, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक बेहतरीन मौका है। साथ ही साथ शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 6 महीने जो दुकानदार अपनी उस दुकानों को बंद रखते थे क्योंकि पर्यटक नहीं आते थे, शीतकालीन सत्र वहाँ रहता था, ऐसे में अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी भावना, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय यात्रा पर जो है उत्तरकाशी के हासिल आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया, कि वो मुखवा मंदिर में जाएंगे। मुखवा मंदिर जो है गंगोत्री में जब 6 महीने जो है डोली रहती है और 6 महीने शीतकालीन में जो है यहाँ मुखवा मंदिर में आती है, यहीं पे माँ गंगा की जो है पूजा अर्चना आरती होती है। तो उसी में जो है प्रधानमंत्री सबसे पहले जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और वहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारियां कर रखी है। भावना, उनमें काफ़ी जोश और उत्साह है, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। साथ ही उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, एक हर्षिल में आएंगे, जो कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पर जो है हर्षिल में जो है तमाम गांवों से लोग आ रखे हैं प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए, और उन लोगों में जो जोश और उत्साह है वो देखने काबिल है। क्योंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जैसे कि केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ गए हैं, और जो है ये कह सकते माणा गए हैं, आदि कैलाश गए हैं, तो निश्चित तौर से वहां पर कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या में जो है बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर भी लोगों को जो है जो ये शीतकालीन यात्रा की बात जो है यहाँ पर सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर से इसको बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं विश्व पटल पर जो है ये रेखांकित करेंगे, लोग इसको चिन्हित करेंगे। और जहां पर कि आपने भी दर्शकों को बताया कि हर्षिल में 6 महीने के लिए लगभग जो है यहाँ पर जो व्यवसाय है, व्यापार करने वाले लोग हैं, वो जो है उनका व्यवसाय जो है धीमा हो जाता है, मंदा हो जाता है। अगर ये शीतकालीन यात्रा यहाँ पर चलती है तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो है जो स्थानीय लोग हैं, एक तो उनका उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही जो है दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। जी, इसके साथ साथ उर्मिलेश, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में से उत्तराखंड एक मुख्य राज्य रहा है। इससे पहले भी कई योजनाएं लागू होती रही हैं और वहां डबल इंजन की सरकार है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं तो सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक बढ़िया मौका है और पर्यटन को भी नए आयाम मिलने वाले हैं। जी भावना, देखिए, प्रधानमंत्री जो है देश के किसी भी कोने में जाते हो, वहाँ पर निश्चित तौर से वहाँ की जो सांस्कृतिक जो विरासत होती है, या वहाँ के जो पारंपरिक जो पोशाकें होती हैं, या वहाँ के जो स्थानीय जो उत्पादन होते हैं, उनको जो है प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं उनसे जो है उनको जो है उत्पादनों को हो या वहाँ की संस्कृति हो, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और तमाम संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड की एक गौरवशाली संस्कृति है, एक सांस्कृतिक परंपरा है, यहाँ की जो है अपनी एक सभ्यता है। तो निश्चित तौर से ये जो भागीरथी का ये किनारा है, पूरा का पूरा भागीरथी वैली का ये जो है कहा जाता है इसको, ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के आने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ की सांस्कृतिक, क्योंकि देखा हमने कि सुबह से ही यहाँ पर लोग अपनी पारंपरिक पोशाकों में यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ठंड बहुत है भावना, और इस ठंड में जो है सुबह सुबह यहाँ पर आना, क्योंकि बर्फ पड़ी हुई है चारों तरफ पहाड़ी पे, जैसे कि हमने आपको अपने विजुअल में भी दिखाया दर्शकों को। तो निश्चित तौर से इस ठंड में जो है अपनी पारंपरिक पोशाक के साथ यहाँ पर जो है हजारों लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रहे हैं।
निश्चित तौर की यहाँ की जो सांस्कृतिक जो विरासत है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है भावना की, क्योंकि प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल कहते हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ के तमाम जो उत्पाद हैं, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय उत्पाद है, उन एग्जीबिशन में जो उत्पाद है, उन उत्पादों को रखा गया है, जिसको प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो चीन के 1962 के बाद जो है यहाँ पर जो साहसिक पर्यटन था, ऊपर की इलाके में जाने का, जो जहाँ की तमाम पर्यटक आते थे और पैदल यात्रा बाइक से जाते थे, तो वो जो है बंद थी। तो अब जो है इस शीतकालीन यात्रा के बाद जो है यहाँ पर एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें आर्मी के लोग हैं, हर्षिल में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं उर्मिलेश, और आप वही उस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, वही जनसभा में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, अगर आप अपने कैमरा पर्सन को बोल के वहां की तैयारियों का हमें नजारा दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से जो है अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर पब्लिक जो है सुबह से ही यहाँ पर जो है इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां लगभग जो है पूरी हो चुकी हैं। और गांव की महिलाओं को आप देख सकते हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पर पुरुष आ रखे हैं दूर दराज से, क्योंकि देखिए हर्षिल में इस समय जो है, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि यहाँ पर जो है ठंड के कारण लोग जो है नीचे उत्तरकाशी या उससे आगे चले जाते हैं, भटवाड़ी चले जाते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय जगह है वहाँ चले जाते हैं। इस समय यहाँ पर बहुत कम आबादी रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हजारों महिलाएं या पुरुष यहाँ पर आ रखे हैं दूर दराज गाँव से। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों में जो है काफी उत्साह है। और दूसरी तरफ जो है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के यहाँ आने के बाद यहाँ का साहसिक पर्यटन, धार्मिक जो पर्यटन है वो बढ़ेगा और स्थानीय उत्पाद जो है उनको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, तो उर्मिलेश, कहीं ना कहीं विकास और आध्यात्मिकता का केंद्र बनता जा रहा है उत्तराखंड, और एक नई विकास की बयार भी लिखता हुआ नजर आ रहा है। विकसित राज्य होने के बहुत ही करीब नजर आ रहे हैं, कई योजनाएं लगातार उत्तराखंड राज्य से हम आते हुए दिख रहे हैं। उर्मिलेश, यहाँ तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता उर्मिलेश इस समय हर्षिल में मौजूद है, जहाँ वो दिखा रहे थे कि अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आज हर्षिल में शुरू होने वाला। उससे पहले यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। महिलाओं को आपने देखा कि वो लगातार बैठी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इंतजार कर रही हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को यूं ही जारी रखेंगे। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लब बेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंदन में कश्मीर के मुद्दे पर एक बड़ी बात कही है। बड़ी बात यह कही है कि जिस दिन हमें पाकिस्तानी कब्जे वाले हिस्से वापस मिल जाएंगे, उस दिन कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। उन्होंने बातचीत में कहा कि कश्मीर में हमने इसके ज्यादातर मुद्दों पर हल करने के लिए अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था। विदेश मंत्री आगे कह रहे हैं कि फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा और चुनाव कराना, जिसमें बहुत अधिक मतदान हुआ, तीसरा कदम था। Removing Article 371, then restoring growth and economic activity and
social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाकिस्तान के अलावा के विदेश मंत्री ने चीन के मुद्दे पर भी बात की है। भारत के साथ चीन के रिश्ते और बॉर्डर को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों देशों की सीमा अस्थिर है तो यह अनिवार्य रूप से हमारे संबंधों के विकास और दिशा को प्रभावित करेगा। So the challenge is this, that when any country rises, its balances with the world and with its neighbors obviously change. Now, when two countries of this size, this history, this complexity, this consequence rise broadly in parallel, and obviously they have an interplay with each other, I think the issue is how do you create stable equilibriums and then transition into the next set of equilibriums, the next phase of equilibriums. And we want a stable relationship being the challenge in the relationship. And obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. तो भारत के विदेश मंत्री इस समय लंदन की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। भारत चीन संबंधों पर उन्होंने बड़ी बात की है, कहा है कि दोनों के देशों के रिश्तों में स्थिरता लाने की जरूरत है और उसके लिए लगातार दोनों देश काम कर रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान को भी उन्होंने खरी खोटी सुनाई। कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने बड़ी बात की है कि कश्मीर में जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटा फिर चुनाव आए, ऐसे में कश्मीर एक नई विकास की बयार लिखता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब किसान आंदोलन की। जी हां, पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से कई जगह पर जाम लगा हुआ है। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान संगठन ने 5 मार्च से हफ्ते भर के लिए धरने का ऐलान किया है, लेकिन चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने एंट्री पॉइंट पर रोक दिया है। पुलिस ने किसानों को जहां जहां रोका वहीं पर किसान धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर किसान नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठे तो भगवंत मान नाराज हो गए। ये नाराजगी साफ देखने को मिल रही थी। भगवंत मान इसके मौके पर कह रहे थे कि धरना और बैठक एक साथ नहीं चल सकती और वो बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद पंजाब पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया, नजरबंद किया। सरकार के इस रुख से किसान भी आक्रोशित हो गए और उन्होंने चंडीगढ़ में हफ्ते भर के लिए धरने का ऐलान कर दिया। पंजाब पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए चंडीगढ़ में एंट्री पॉइंट सील कर दिए। किसान संगठनों का समूह एमएसपी की कानूनी गारंटी, इसके साथ साथ राज्य की कृषि नीति को लागू करना और इसके साथ राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर 6 फसलों की खरीद की मांग कर रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नया सवेरा में। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार कारण है उनकी विपाशना। आप ही देखिए उनका काफिला किस तरीके से चल रहा है। उनके काफिले में 20 से अधिक गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें से 2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर शामिल हैं। इसके अलावा 100 से अधिक पुलिस कमांडो उनके साथ हैं। यही नहीं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल हैं और वह कहते हैं कि शांति लेने के लिए वे वहां गए हैं। लेकिन बीजेपी समेत पूरी दिल्ली सरकार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है होशियारपुर गए हैं, लेकिन ये विपाशना जो है नहीं बल्कि विलासिता है। तो बीजेपी का केजरीवाल पर जोरदार हमला है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा का कवच केजरीवाल के साथ है। अब ये विपाशना है या विलासिता, इस पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। केजरीवाल हम देख रहे हैं बड़े दिनों से मीडिया से भी रूबरू नहीं हो रहे हैं, गायब हैं। ऐसे एक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, असल में उनकी क्या रणनीति है, इस पर बीजेपी लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सादगी का राजनीति करने का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल करीब 50 गाड़ियों के काफिले के साथ पंजाब में विपाशना के लिए पहुंचे। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला है तो आप बचाव की मुद्रा में भी नजर आ रही है। आइए आप अपने आप को कैसे बचाती हुई नजर आ रही है, ये देख लेते हैं।
आलीशान काफिले के साथ विपश्यना को गए केजरीवाल, ध्यान विधि से करेंगे आत्मशुद्धि। विपश्यना पर केजरीवाल, दिल्ली से पंजाब तक सियासी बवाल। विपश्यना ऐसी ध्यान विधि है जो अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। लेकिन सत्ता की रपटीली राहों पर चलते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उनके काफिले में 50 से अधिक गाड़ियां शामिल थीं और उनमें 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर भी शामिल थी। इसके अलावा 100 से अधिक पुलिस कमांडो उनके साथ थे। यही नहीं, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी शामिल थीं। केजरीवाल के दोहरे रवैये को देखकर भाजपा समेत कई दल हमलावर हैं। वो केजरीवाल के सत्ता ध्यान पर सवाल उठा रहे हैं और इसे पंजाब की जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी करार दे रहे हैं। जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। जब ये सादगी की चीजें बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। पहली दफा केजरीवाल साहब दिल्ली में आए तो एक वैगनार में थे और मुझे अफसोस है कि कल जो केबल कार था 32 गाड़ियों का था और ये खुद लैंड क्रूजर में बैठे हुए थे। जो इन्होंने कहा उसका कंप्लीट विपरीत ही बात की, तो ये इनका साफ चेहरा आपके सामने है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ होशियारपुर के पास चौहाल में वन अतिथि गृह पहुंचे। वे आनंदगढ़ गांव में स्थित धम्म ध्वजा विपश्यना केंद्र में 10 दिवसीय विपश्यना सत्र में शामिल हो रहे हैं। केजरीवाल विपश्यना सत्र में शामिल होते रहे हैं और इसके पूर्व वो जयपुर, नागपुर, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास धर्मकोट और बेंगलुरु सहित कई स्थानों पर जा चुके हैं। लेकिन इस बार उनका विपश्यना कार्यक्रम विपक्षियों के निशाने पर है। हालांकि पार्टी उनका बचाव कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की शीश महल वाली मानसिकता गई नहीं है। अपनी पर्सनल शीश महल वाली जिंदगी के लिए वो पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। 5 फरवरी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से चुनाव हारने के बाद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और उन्होंने खुद को पार्टी से संबंधित गतिविधियों तक ही सीमित रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पूरे तामझाम के साथ, सुरक्षा कवच के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस समय विपश्यना के लिए होशियारपुर पहुंचे हैं और ऐसे में कई दल इन पर हमलावर हो गए हैं। राजनीति भी यहाँ गर्माती हुई नजर आ रही है कि असल में विपश्यना है या विलासिता। ये तो अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल वहाँ क्या करने गए हैं और क्या रणनीति आगे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहाँ होली और रमजान के त्योहार के मद्देनजर DIG, DM और SP ने फोर्स के साथ फुल पेट्रोलिंग की है। DIG ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न करने के थाना प्रभारी को निर्देश दिए। वहीं साफ तौर पर कहा कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के मद्देनजर प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। इससे पहले संभल के कलेक्टरेट में DM, मुरादाबाद रेंज के DIG और SP ने दोनों समुदायों के लोगों के साथ बैठक भी की। जनपद संभल में कुल 3 करोड़ रुपए के बजट के आसपास सेफ संभल नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो प्रशासन द्वारा लाया जाए, जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन के साथ में हर चौराहे पे कैमरे हैं वो पुलिस द्वारा लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा रूरल एरियाज में भी करीबन 600 के आसपास गाँवों में प्रशासन के सहयोग से और जन सहयोग से ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि हर गांव में पुलिस की सुरक्षा है वो लास्ट माइल तक पहुंच सके।
आइए अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिली है और ये ऐतिहासिक जीत मिली है करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेडक एमएलसी क्षेत्र से चिनामेल, अंजी रेड्डी गारू और एमएलसी टीचर्स क्षेत्र से मलका कोमारिया की जीत हुई है। तेलंगाना के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आंध्र प्रदेश में एमएलसी प्रत्याशियों के चुनाव जीतने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि विजयी उम्मीदवारों को बधाई। केंद्र और आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकारें राज्य के लोगों के लिए सेवा करती रहेंगी और राज्य की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा खास सेगमेंट आने वाला है अखबारों की सुर्खियां। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और आज अखबार में कौन सी वो मुख्य खबरें जो प्रकाशित की गई हैं जिनको कम समय में हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस समय लेकर मौजूद है। संध्या का रुख करेंगे। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो कौन सी वो प्रमुख खबरें हैं जिसे आज अखबारों में जगह दी गई है? सुप्रभात भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। नवभारत टाइम्स अखबार ने जिस खबर को पहले पेज पर स्थान दिया हेडलाइन के साथ, उसके साथ केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में बनेंगे रोपवे। सोनप्रयाग से जुड़ेगा केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जुड़ेगा। 9 घंटे की केदार यात्रा सिर्फ 36 मिनट में पूरी होगी, हेमकुंड की 42 मिनट में। कल जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसले लिए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट में, उसे आज हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है। किस तरह से इसका लाभ मिलेगा और साथ ही साथ पर्यटन और श्रद्धालुओं को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा, वो तमाम बातें आज इस खबर में प्रकाशित की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा भारत। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाना है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास के हर चरण में सही दिशा में निवेश किया जाए। और भी कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उसे आज इस खबर में लिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं जिसे दैनिक जागरण अखबार ने अपने आज संपादकीय पेज पर प्रकाशित किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह आर्टिकल है और जो बताता है कि AI क्रांति का साक्षी किस तरह से भारत बनता हुआ नजर आ रहा है। देश हर हफ्ते एक वैश्विक
क्षमता केंद्र जोड़ रहा है, जो वैश्विक अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम बातों के साथ, तमाम आंकड़े, तमाम तथ्यों के साथ आज ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं, जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने देश पेज पर लिया है और ये खबर बताती है कि 55 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे प्रयागराज महाकुंभ में। पर्यटन निगम ने कमाए 100 करोड़ रुपए। अंदाजा लगाया जा सकता है बड़ी संख्या में जिस तरह से श्रद्धालु पहुंचे, आस्था का महाकुंभ लगा था, पर्यटन निगम ने भी 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इस खबर को आज महत्वपूर्ण स्थान देते हुए लिया गया है। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने दिल्ली एनसीआर पेज पर प्रकाशित किया है और बताया है कि बड़े अपराधों में शामिल नाबालिगों पर बालिगों की तरह केस चलेगा। राजधानी में आए दिन जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसमें नाबालिगों की जो भूमिका सामने आ रही है, उसको देखते हुए ये एक पैरवी की गई है कि इस तरह से डीसीपी ने कहा है कि बड़े जो अपराध है उसमें नाबालिग अगर शामिल होते हैं तो उन पर जो केस चलना चाहिए वो बालिगों की तरह चलना चाहिए, ताकि जघन्य अपराधों में जिस तरह से नाबालिग जा रहे हैं उसे किसी भी तरह से रोका जा सके। तो अलग अलग क्षेत्र की खबरों की अगर बात करें तो आज इन खबरों को अलग अलग अखबारों ने समेटा है। बिल्कुल संध्या, तो अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अब खेल जगत की हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। अब इंतजार सबको 9 मार्च का है। 9 मार्च रविवार का दिन है और रविवार को होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान के लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया एक महत्वपूर्ण मैच और इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से मात दी और फाइनल में प्रवेश कर लिया। अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने 363 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 312 रन पर ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने 67 गेंद पर शानदार 100 रन बनाए, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने सेंचुरी लगाई, वहीं केन विलियमसन ने 94 गेंद पर 102 रन बनाए। इस हार के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी से दक्षिण अफ्रीका का सफर खत्म हो गया। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2 टीमें फाइनल हो चुकी हैं और वह 2 टीमों का नाम है भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से होना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के लिए 9 मार्च को दुबई के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले दुबई में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के लिए फाइनल में पहुंची है। आईसीसी टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबलों की बात कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम ने 2 बार भारत को हराया है। न्यूजीलैंड ने साल 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को हराया था। वहीं टीम 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी टीम इंडिया को हराने में कामयाब रही थी। और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गौरव कुमार इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव का सीधा रुख करेंगे। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, अब इंतजार 9 मार्च का है, सभी फेवरेबल कंडीशंस नजर आ रही हैं भारत की, लेकिन आत्मविश्वास तो है, लेकिन सतर्कता भी यहां बरतनी होगी और चैंपियंस ट्रॉफी से अब बस हम एक कदम दूर हैं। चक दे इंडिया सब कह रहे हैं। जाहिर तौर पर भावना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें वो नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से 2023 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का पूरा कैंपेन था, जहां हमने सारे मुकाबले जीते थे, लेकिन फाइनल में आकर के हमें ऑस्ट्रेलिया से ये खिताब जो है वो गंवाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब फाइनल लड़ाई है 9 मार्च को, जो कि दुबई के मैदान पर खेली जाएगी। अच्छी बात टीम इंडिया के लिए, प्लस पॉइंट ये है कि टीम जो है वो उसने अपना पूरा अभियान जो है वो दुबई के मैदान पर खेला है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए एक कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट रहेगा कि अब वो लाहौर से ट्रेवल करेंगे दुबई की ओर और फिर इस कंडीशंस पे आकर के उनको दोबारा से अपने आप को ढालना पड़ेगा। जहां तक भारतीय टीम की तैयारी की बात करें तो वो पूरी तरह से पुख्ता नजर आती है। यहां पर टीम जो है वो एक, अगर संयोजन की बात करें तो वही टीम संयोजन रहेगा जो अब तक हम देखते आए हैं। जिस तरह से न्यूजीलैंड को जो शिकस्त दी थी टीम ने, तो वही रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं
न्यूजीलैंड के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में भी देखने को मिल सकती है। भारतीय टीम जो है वो 4 स्पिनर्स के साथ यहां पर उतर सकती है, और खास तौर से जिस तरह से हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी दिक्कत आई थी। भले ही कल के मुकाबले में उन्होंने 362 का विशाल स्कोर जो है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खड़ा कर दिया हो, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि वो लाहौर की पिच थी और ये फाइनल मैच जो है वो उस दुबई की पिच पे होगा जो कि धीमी मानी जाती है और ठीक तरीके से गेंद जो है वो बल्ले पे नहीं आती है। तो यहां पर जो मुश्किलातें हैं वो न्यूजीलैंड के लिए काफी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारतीय टीम को अपना ओवर कॉन्फिडेंट की जो डोज है उससे कहीं ना कहीं बचना होगा, और कहीं ना कहीं अपनी जो कमियां हैं, कमियां भारतीय टीम में भी है। जिस तरह से हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर में पिछले 2 मैच से शुभमन गिल जो है वो नहीं चल पा रहे, रोहित शर्मा जो है वो नहीं चल पा रहे हैं। तो ये जो फाइनल लड़ाई है, अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई कमी, कहीं पे भी अगर एक डेंट रह जाता है तो वो पूरे अभियान को जो है ना वो आपको एक ऐसी पीड़ा दे जाएगा जो कि आप फिर भूल नहीं पाएंगे जिसको। तो उसमें खुशी की बात गौरव ये भी है कि अब तक खेले हुए सारे मैचेस में भारत अजय रहा है। ऐसे में कोई, वही जो आप बात कह रहे, कोई छोटी सी भी चूक ना रह जाए, इसलिए रोहित ब्रिगेड जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है, संतुलित तरीके से नजर आ रही है। लेकिन इसी विश्वास को कायम रखते हुए ये भी जानना जरूरी होगा कि इसी न्यूजीलैंड को इसने इन्हीं मैचेस में हराया भी है। जी, जाहिर तौर पर इसी न्यूजीलैंड को अभी हाल ही के ग्रुप मैच में जो है वो उसमें हराया भी था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप इस तरह के फाइनल मैच में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका मेंटल टेस्ट भी होता है। आपको अपना परफॉर्मेंस तो देना होता है, लेकिन आपको अपनी नर्व्स पर भी कंट्रोल रखना होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि आपका जो आईसीसी टूर्नामेंट का ये अब बड़ा फाइनल जो मुकाबला है, इस मुकाबले को ही अब दुनिया जो है वो आगे याद रखेगी। आपने पीछे क्या किया है वो सब पास्ट हो जाएगा, लेकिन ये फाइनल खिताब है, फाइनल खिताबी लड़ाई है। इसमें अगर हल्की सी भी कहीं से भी कोई चूक होती है तो वो आपको भारी पड़ सकती है। और ये शायद गौतम गंभीर भी अच्छी तरीके से समझेंगे, कप्तान रोहित शर्मा जो है वो भी अच्छी तरीके से समझेंगे। और अच्छी बात इस समय टीम इंडिया के लिए यह है कि टीम जो है वो किसी एक प्लेयर पर बेस्ड नहीं है। हमने देखा है कि किस तरह से पिछले मुकाबलों में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, न केवल गेंदबाजी के मोर्चे पर बल्कि बल्लेबाजी को जब कहना चाहिए कि जब चेस करने टीम उतरी तो जब आपके 2 विकेट जो है टॉप ऑर्डर के 2 विकेट आपके निकल गए थे, उसके बीच में विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेली, वहां से टीम को आगे बढ़ाया, श्रेयस अय्यर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की। तो टीम का जो मध्यक्रम है वो भी भरोसा जता रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, अब ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिए ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये बहुत ज्यादा एक मायने रखती है। और जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो टीम इंडिया का हाल हुआ था तो वहां से काफी आलोचना इन दोनों खिलाड़ियों को देखनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मौका है जहां पर वो फिर एक बार फिर से अपने बल्ले से अपने आलोचकों को भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, तो टॉप ऑर्डर तैयार है, मिडिल ऑर्डर तैयार है, हमारे 4 स्पिनर्स तैयार है। देखना होगा कि प्लेइंग 11 किस तरीके की रणनीति के साथ पिच पर उतरता है, और पिच भी हमारे फेवरेबल कंडीशंस में है क्योंकि दुबई में ही सारे मैचेस खेले हैं भारत ने। ऐसे में भारत जानता है कि दुबई की जो पिच है वो किस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खेल की खबरें तो हमने देख ली, आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी निर्यात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने के जवाब में अमेरिका से आयातित उत्पादों पर 15% तक का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। चीन ने इस मामले को विश्व व्यापार संगठन WTO में चुनौती देने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका के साथ कनाडा का टैरिफ वॉर भी शुरू हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि पहले चरण में अमेरिका से आने वाले लगभग $155 बिलियन के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। गजा पर कब्जा करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में अरब नेताओं ने $53 अरब का बड़ा प्लान बनाया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के दौरान अरब नेताओं ने योजना को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने की इच्छा एक सकारात्मक कदम है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के साथ सहयोग में सकारात्मक प्रगति हुई है, जिसके कारण दोनों पक्षों की भी जल्द ही एक और बैठक हो सकती है। यूक्रेन के मध्य शहर क्रीवी रिही में एक होटल पर रूसी मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। आयोवा में भारी बर्फबारी के कारण कई गाड़ियां फंस गई। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भयंकर बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण स्थिति खराब हो गई।
एथेंस में ग्रीक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई जो 2023 में होने वाली ट्रेन दुर्घटना का विरोध कर रहे थे, जिसमें 57 लोग मारे गए थे। हिंसा तब भड़की जब हजारों लोग संसद के बाहर शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे थे। आइए अब खबरें होंगी कारोबार जगत की, अंदाज रहेगा फटाफट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का शुभारंभ करेंगी। इस मौके पर वित्त मंत्री संबोधित भी करेंगी। प्लाटिनम की आड़ में हो रहे गोल्ड इंपोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। 99% के कम प्योरिटी वाले प्लैटिनम अलॉय के आयात के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से मंजूरी लेनी होगी। भारत के सर्विसेज सेक्टर की फरवरी में वृद्धि दर मजबूत रही है। इससे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 59 हो गया है। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच लोग हैं। सालाना तौर पर इसमें 6% का इजाफा हुआ है। केयर एज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट 77 से 81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बाजार में सालाना 15 से 16% चक्रवृद्धि होने की संभावना है। फरवरी 2025 में यूपीआई के जरिए 1,611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी हुई है। टेस्ला ने मुंबई और पुणे में हायरिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने कई वैकेंसी निकाली है। पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खोला जाएगा। नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। ऐसे में मथुरा की होली दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए नया सवेरा में आपको छोड़ जाते हैं फूलों की होली की झलकियों के साथ। ये फूलों की होली मथुरा में मनाई जा रही है। आप इस फूलों की होली का आनंद लीजिए, इन मनमोहक दृश्यों का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपका दिन भी ऐसे ही खूबसूरती के साथ बीते। आप मुस्कुराते रहें, सशक्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी मनोकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।